हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। सो आज हम मैनेजमेंट के कुछ कंसेप्ट्स लेने वाले हैं जिसमें हम फंक्शंस मैनेजमेंट का जो पेपर 2 जो है हमारा एनटीए नेट का, तो उसमें मैनेजमेंट पेपर 2 जिनका मैनेजमेंट है, तो उसमें जो फर्स्ट लेसन है तो उसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जो है ये डायग्राम से आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट जो है ये सारे फंक्शंस का बन के मैनेजमेंट होता है। ठीक है, एक भी फंक्शन अगर हमने नहीं फॉलो किया या परफॉर्म किया तो मैनेजमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये जो है मैनेजमेंट ये एक कला है, जैसे कि हर एक बिजनेस में या फिर टीचिंग में या फिर कौन सी भी अगर फील्ड हो तो वहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉपर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस अगर वो पर्टिकुलर पर्सन करे तो ही उसका जो मैनेजमेंट है या फिर उसका जो बिज़नेस है वो अच्छी तरीके से चल पाएगा। ये एक प्रकार की क्या है, आर्ट है, कला है। ठीक है, कि किस तरह से वो इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन से वो दूसरों से क्या कर रहा है, काम करवा के ले रहा है। अगर वो अपना जो टेम्परामेंट है या फिर अपना जो टेम्परेचर है वो अच्छी तरीके से स्टेबल नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, जो भी उसके सबॉर्डिनेट्स हैं मतलब उसके कलीग्स हैं, तो उसके जो मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस या फिर वो जो भी बता रहा है, इंस्ट्रक्शंस जो है, ऑर्डर जो है, वो अच्छी तरीके से हैप्पी वे से फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिसका इफ़ेक्ट इनडायरेक्टली किस पर पड़ेगा, उसके बिजनेस पर। ठीक है, सो इट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड कॉस्ट एफिशिएंट वे। मतलब कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, वो अचीव करने के लिए एक तो बेसिक नीड क्या है कि अगर गोल ना हो तो हमारा जो भी करेंगे मैनेजमेंट में या फिर हमारे बिजनेस में, तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं रहेगा। ठीक है, लोग जो है या सबॉर्डिनेट जो है वो मिसगाइड हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं है कि किस वे में हमें काम करना है। सो मैनेजर क्या करेगा, फिर उनको एक गोल देगा, ऑब्जेक्टिव देगा, ऑब्जेक्टिव के लिए डेली बेसिस पे अलग अलग टास्क देगा, और वो टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे जैसे हम मतलब वो जो कलीग्स है वो गोल की तरफ जाएंगे, तो उस तरह से वो मैनेजमेंट जो है वो हम बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल कहलाएगा, जिससे कॉस्ट की बचत होगी। ठीक है, अननेसेसरी खर्चा नहीं होगा। अभी देखते हैं कि फंक्शंस क्या है। एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का, तो वो बेसिकली लूथर गुलिक ने दिया था पोस्ट कॉप करके। जैसे कि प्लानिंग, पी का मतलब है प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सी कंट्रोलिंग। ठीक है, देन आर जो है वो होता है रिपोर्टिंग, एंड बाद में लास्ट वन जो है वो होता है बजटिंग। ठीक है, सो इस तरह के जो फंक्शंस है वो एक सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। अभी देखते हैं कि एक्चुअल में प्लानिंग क्या। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम कहीं पे जाते हैं, या एक एग्जांपल लेते हैं कि पिकनिक पे जब हम जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेस्ट चीज़ कि सबसे पहले प्लान करते हैं कि कहाँ पे जाना है। ठीक है, कहाँ पे जाना है ये डिसाइड हो गया, आपका हमारा लोकेशन डिसाइड हो गया। फिर उसके बाद वहाँ जाने के लिए हमें खर्चा कितना आएगा। ठीक है, हम हमारा जो खर्चा है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद वहाँ जाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब प्लान किया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है प्लान का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अगर वहाँ पे जाना है, अगर हमें हमारा गोल अचीव करना है पर्टिकुलर, तो उसके लिए हमें एक फाउंडेशन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि बिल्डर जो है वो बिल्डिंग बनाने से पहले उसका मॉडल या फिर प्लान तैयार करता है। ठीक है, सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लान हैं, जैसे कि सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान्स है। सिंगल यूज़ जो है वो एक बार अगर हम करेंगे तो उसका बार बार हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वो एक ही बार यूज़ करके ख़त्म किया जाता है। जैसे कि हम बजट, जैसे अभी जो हमारा 2020 का जो फाइनेंशियल बजट जो निर्मला सीतारामन पिछले मतलब कई सालों से वो डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो 2020 का हम 2021 में अप्लाई करेंगे क्या? नहीं, 2021 में अलग से बजट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। हाँ, 2020 का जो बजट है वो हमें सपोर्ट कर सकता है कि कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं वगैरह, बट वो हम यूज़ नहीं करते हैं करंट ईयर में। ठीक है, देन अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे स्कीम्स होती है, तो एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए होती है, वो यूज़ करने के बाद हम उसको फिर से यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन स्टैंडिंग प्लान या फिर रिपीट यूज़ जो होता है, जिसमें बार बार वो यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्ट्रैटेजीज़, अलग अलग बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ होती है। ठीक है, पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की, जैसे कि इन्फ्लेशन पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसीज़,
ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसी जो है वो हर बार गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक फ़िक्स पीरियड के बाद वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें ये रिपीटेडली यूज़ करनी पड़ती है। जैसे गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स मतलब कि एक सीक्वेंस, प्रोसीजर्स मतलब क्या, किसी बिजनेस एक्टिविटी को कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है, उसका एक डेफिनेट प्रोसेस। एंड मेथड्स मतलब वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए हम कौन से ऐसे टूल्स या टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेथड्स। ठीक है, सो समझ में आया आपको सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स क्या होता है। ओके, देन यहाँ पे रूल्स, अभी यहाँ पे हमने देखा कि प्लान्स में रूल्स भी आते हैं, तो रूल्स में भी कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे कि फॉकलोर रूल जो है। तो फॉकलोर रूल जो होते हैं ना, तो ये ऐसे रूल्स होते हैं कि वो बेसिकली पब्लिश नहीं किए जाते, लेकिन वो बिना बताए या फिर बिना पब्लिश किए ही जो कलीग्स है, सबॉर्डिनेट्स है, बिजनेसेस है, वो समझ जाते हैं। ठीक है, कि जैसे इलीगल बिजनेस नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसे कुछ रूल्स की मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि जो हमें अगर पब्लिश भी ना किए जाए तो भी हमें समझ में आता है, इस तरह के रूल्स। देन गाइडलाइंस, गाइडलाइंस मतलब कि जैसे सपोज़ एक बिज़नेस है, ठीक है, उसकी कुछ पॉलिसीज़ है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स है, उसी में उनकी कुछ गाइडलाइंस भी होती है जो पब्लिश की जाती हैं। ठीक है, जैसे कुछ कॉलेजेस होते हैं, कुछ बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है, बैंक्स होते हैं, तो उनकी प्रॉपर गाइडलाइंस होती है जिसके बेसिस पे सारे लोगों को वहाँ पे काम करना होता है। ठीक है, कि रेगुलर वे में जो जो आप एक्टिविटीज़ करोगे तो उसके लिए आपको क्या फॉलो करना है, उसके लिए गाइडलाइंस मतलब रूटीन फंक्शनिंग के लिए हम बोल सकते हैं रूल्स। उसके बाद मैंडेट्स, मैंडेट्स मतलब क्या, कि ये भी पब्लिश किए जाते हैं और जो क्या होता है कंपलसरी, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करने ही होते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस एक हाथ दूसरी हमसे नहीं अगर फॉलो हुई तो उसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हमें पनिशमेंट हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बट अवेयर किया जाता है कि हाँ अगली बार से आपको ये फॉलो करना है। लेकिन मैंडेट्स में ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या किया जा सकती है, पनिशमेंट की जा सकती है अगर आपने उसको अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया तो फिर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। अभी हमने पिकनिक जाने के लिए प्लान तो किया, लोकेशन, हमारा जो खर्चा है वो सब। अभी ऑर्गेनाइज़ करना है। ऑर्गेनाइज़ मतलब क्या, पिकनिक जाने के लिए हम कैसे जाने वाले हैं। ठीक है, बाय वे ऑफ एयर मतलब एरोप्लेन, या बाय वे ऑफ ट्रेन, बाय वे ऑफ टैक्सी, बाय वे ऑफ कार, इस तरह से कौन से, मतलब सभी ऑर्गेनाइज़ करना है। कौन कौन आने वाला है हमारे साथ, तो ये सब मतलब सारी चीज़ें हम साथ में क्या क्या लेके जाने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना। जैसे बिजनेसेस में अगर एक बिज़नेस करने का बिजनेसमैन ने डिसाइड किया है तो पहले तो उसने प्लान किया, उसके बाद उसको लगने वाले जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, मतलब जो भी मजदूर या फिर एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, मतलब जो भी कैपिटल लगेगा वो सब कुछ। देन लोकेशन लगेगा, उसको प्लेस चाहिए रहेगी, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब रॉ मटेरियल, तो ये सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके उसको बिज़नेस में अप्लाई करना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो अभी ऑर्गेनाइजिंग में कुछ स्टेप्स है, जैसे कि पहले तो वर्क को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब डिवाइड करने से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। ग्रुपिंग की जाती है एक्टिविटीज़ को डिवाइड करने के बाद, कि ये एक्टिविटी कौन करेगा। मतलब जैसे हम पिकनिक में जाते हैं तो यहाँ बस में अगर हम बैठते हैं तो वहाँ पे कौन बैठेगा, कौन क्या क्या लेगा, ठीक है, किसका खर्चा कौन करेगा, ये सारी चीज़ें। देन असाइनिंग ड्यूटीज़, ठीक है, ड्यूटी असाइन की जाती है कि कौन कौन सी ड्यूटी करने वाला है। ऑथोरिटी मतलब ओनली हम रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बार बार अगर ड्यूटी देने के बाद भी वो सामने वाला जो पर्सन है वो बार बार टॉप मैनेजमेंट से डिसीजन ले रहा है, उसके पास कुछ ऑथोरिटी नहीं है, पावर ही अगर उसको नहीं दी जा रही है, तो इससे क्या होगा, डिसीजन लेने में खूब ज़्यादा देरी होगी। सो प्रॉपर अथॉरिटी भी उसे देनी चाहिए। डिफाइनिंग रिलेशनशिप मतलब एम्प्लॉयज़ की बिजनेस मैनेजमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उनको कैसे काम करना चाहिए एथिकल वे में, ये सारा। और कोऑर्डिनेशन मतलब सारी जो एक्टिविटीज़ है उनको कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि अगर मिस मैनेजमेंट हो गया तो जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। ठीक है, सो that is why it is the process of defining and grouping the activities of entire process। मतलब सारा जो प्रोसेस है हम अकेले ही, जब हम एक गोल डिसाइड करते हैं तो वो जब अगर बड़ा गोल हो तो हम ऐसे एकदम से उसको देखेंगे ना
तो हमें डर लगेगा कि हम अचीव कर पाएंगे या नहीं। लेकिन उसी गोल को हम अगर एक्टिविटीज़ मतलब अलग अलग स्टेप्स में अगर डिवाइड करेंगे तो हाँ, पहले हमें ये टास्क कंप्लीट करना है, फिर ये, इस तरह से हम गोल तक पहुंच पाएंगे और वो हमें ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। सो ऑर्गेनाइजिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट है स्टाफिंग। अभी स्टाफिंग का स्टेप आया, मतलब कि अब यहाँ पे आपको कौन कौन लगेगा। सिर्फ मशीनरीज, बिजनेस लोकेशन है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेज है, सारा कुछ है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है आपके पास उसको चलाने के लिए, मशीनरीज़ को चलाने के लिए। तो उसका फ़ायदा क्या। सो एम्प्लॉयज़, कलीग्स, सबॉर्डिनेट्स, मैनेजर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, इनको उनके स्किल्स या क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उनको उनकी पोजीशन देना, ये आता है स्टाफिंग में। सबसे पहले तो प्लानिंग होता है इसमें कि जैसे एक्चुअल में कितनी तरह का काम है हमारे बिज़नेस में, कौन से टाइप के एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर फाइनेंशियल मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर मार्केटिंग रिलेटेड हो, प्रमोशन रिलेटेड हो, सेलिंग रिलेटेड हो, कस्टमर रिलेशनशिप, सारे मतलब बहुत सारे फंक्शंस चलते हैं बिजनेसेस में। तो उसके हिसाब से हमें उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस लगे, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में डिसाइड की जाती है, ठीक है। देन जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में दो आता है, मतलब कि एक तो आता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, इसमें होता है कि जो जिसको जॉब चाहिए उसके पास क्या क्या, मतलब कि उसका एजुकेशन क्या है, ठीक है, ये देखा जाता है। मतलब जो जॉब होल्डर होगा उसके बारे में देखा जाता है, ठीक है। और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है उसमें क्या बताया जाता है कि उसके लिए वो पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्या स्किल्स, क्वालिफिकेशन या एजुकेशन लगेगा, तो वो होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। मतलब उसका एक्टिविटीज़ का डिटेल में डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी डिटेलिंग किया जाता है उसको हम बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। देन वो डिसाइड होने के बाद रिक्रूटमेंट की जाती है। जैसे जैसे मतलब एम्प्लॉयज़ आते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, जॉब एनालिसिस करने के बाद, जॉब डिस्क्रिप्शन देने के बाद वो हम पब्लिश करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद इंटरव्यू लिए जाते हैं और उसके बाद रिक्रूटमेंट की जाती है। रिक्रूटमेंट करने के बाद सिलेक्शन जो है वो एक निगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से सिलेक्ट किए जाते हैं बट यहाँ पे बहुत सारे जो है वो रिजेक्ट भी किए जाते हैं। सो इसलिए इसको निगेटिव प्रोसेस भी कहा गया है। देन उसके बाद होता है प्लेसमेंट, मतलब कि कहाँ किसको किस पोजीशन पे प्लेस किया जाएगा और उसकी सैलरी जो भी है वो क्या रहेगा। इंडक्शन मतलब कि जो भी न्यू फ्रेश एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में आया है तो उसको जॉब का या फिर बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट है, कल्चर है, उसके साथ थोड़ा रिलेटिव, मतलब कि उसको मतलब एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस कराना, बिज़नेस के बारे में बताना, ठीक है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर जैसे जैसे वो काम करने लगता है तो उसको, अगर उसके पास वो स्पेसिफिक स्किल्स नहीं हैं तो उसको डेवलप करना, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल्स, उसका नॉलेज देना, उसको ट्रेनिंग देना। उसके बाद जैसे जैसे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हो जाएंगे तो उसको 1 साल हो जाएगा तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब कि उसका थ्रू आउट द ईयर कैसा परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। वो क्वार्टरली भी हो सकता है या एनुअली भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से उसको पता चलेगा कि मैं क्या हूँ और मैं किस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बहुत से मेथड्स होते हैं, टूल्स होते हैं जिसकी बेसिस पे परफॉर्मेंस किया जा सकता है। कॉम्पेंसेशन, और उसके बेसिस पे उसको क्या दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी। अगर उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा ही अच्छा रहा तो उसको एडिशनल सैलरी दी जाएगी और उसके बाद उसको प्रमोट किया जाएगा। अगर उसका परफॉर्मेंस जो है जो बहुत ही अच्छा रहा, इंस्पायरिंग रहा दूसरों के लिए, सो उसको दूसरी पोजीशन पे प्रमोट या ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद है डायरेक्टिंग। अभी डायरेक्टिंग का जो है, ठीक है, इसमें बेसिकली कौन सी चीज़ें आती है कि जो पर्सन है, जो डायरेक्ट करने वाला है, वो क्या करता है, उसके सबऑर्डिनेट्स को लीड करता है, मोटिवेट करता है कि हमें हमारे गोल कैसे अचीव करना चाहिए, उनसे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स, पॉलिसीज़, रूल्स कम्युनिकेट करता है, सुपरविजन करता है, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ें डायरेक्शन में होती है। अकॉर्डिंग टू विलियम न्यूमन एंड ई किर्बीवरन, डायरेक्शन डील्स विद द स्टेप्स अ मैनेजर टेक्स टू गेट सबऑर्डिनेट्स एंड अदर्स टू कैरी आउट प्लान्स। मतलब जो हमारा प्लान है डिसाइड किया हुआ, उसी डायरेक्शन में हमें जाना है, इसलिए जो पर्सन होता है वो अपने कलीग्स को डायरेक्ट करता है। कोऑर्डिनेशन, अगर सपोज हमने प्लान डिसाइड किया
ठीक है। या फिर जैसे कि पिकनिक का ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पिकनिक जाना डिसाइड किया, सारा कुछ रेडी हो गया, कौन कौन आने वाला है, कौन कौन क्या खर्चा करने वाला है, कितने पैसे लगेंगे, कहाँ जाना है, किस वे से जाना है, सारा डिसाइड हो गया। लेकिन जो जाने वाले लोग हैं उनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ठीक है, बार बार कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पूरा जो जाने का जो एम है हमारा, तो वो फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, कोई भी अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह से कोऑर्डिनेशन अगर बिज़नेस में नहीं रहेगा तो उससे क्या होगा, पूरे बिज़नेस प्लान पे उसका असर पड़ेगा, हमारा गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा कन्फ्लिक्ट्स की वजह से। सो एम्प्लॉय ग्रुप डिपार्टमेंट्स, इन सारी चीज़ों में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, परचेस हो, मार्केटिंग, प्रमोशन, इस तरह से अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उनमें क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस एफर्ट्स, सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या, एकत्रीकरण बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और बाद में है कुछ कोऑर्डिनेशन के टाइप्स दिए हैं, जैसे इंटरनल मतलब जो इसमें आउटसाइडर कोई भी नहीं आता है, इसमें मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे लोग यहाँ पे आते हैं जो अपने आप में कोऑर्डिनेट करते हैं। वर्टिकल मतलब कि टॉप मैनेजमेंट से जो इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स आते हैं वो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए इसको वर्टिकल बोला गया है। ये टॉप मैनेजमेंट और ये एम्प्लॉयज़, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे जो काम कर रहे हैं लोग, तो उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बिकॉज जो भी फंक्शन वो कर रहे हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहेगा तो वो काम जो कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। एक्सटर्नल मतलब इसमें अलग अलग सप्लायर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे लोग आते हैं, ठीक है। सो इस तरह से कोऑर्डिनेटिंग के कुछ टाइप्स हैं। अभी लास्ट स्टेज जो है वो है कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, मतलब कि अगर उतनी उनकी क्वालिफ़िकेशन है, स्किल्स है, तो हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि जो भी कलीग्स है, सबऑर्डिनेट्स है, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रहेगा। बट उन पे अगर किसी का, टॉप मैनेजमेंट का या फिर किसी का भी अगर कंट्रोल नहीं रहा तो कुछ दिनों बाद वो कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं रहेगा कि हम पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ये ऐसा किया तो भी चलेगा। सो कंट्रोलिंग इज़ मोस्ट नेसेसरी पार्ट, ठीक है। सो रेगुलेट करना मतलब पॉलिसीज़, रूल्स के हिसाब से चीज़ों को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। जैसे देखो कि अलग अलग बैंक्स जो है तो उनके लिए जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो है आरबीआई। आरबीआई उनको कंट्रोल करती है। अगर आरबीआई ना रहे तो बैंक जो है वो अच्छी तरीके से, प्रॉपर वे से, डिसिप्लिन्ड वे से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो एक प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू कंट्रोल होना ज़रूरी है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताया गया है, जैसे अभी बताया कि जिससे गोल अकम्प्लिशमेंट पे ही हमारा फोकस रहता है, इधर उधर की अननेसेसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता कंट्रोल की वजह से। प्रमोट्स बेटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जिसकी वजह से हाँ हम पे किसी का तो कंट्रोल है, इसलिए हमें कोऑर्डिनेट, एक दूसरे से सहायता लेके ही काम करना है, ये फीलिंग रहती है। इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियसली मतलब जो हमारे पैसे हमने लगाए हैं, जो रिसोर्सेज लगाए हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, जो भी जगह का हमने यूज़ किया है तो वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। किसी भी तरह का रिसोर्स जो है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से बिज़नेस का बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन जो है वो बूस्ट होता है, जैसे इन्हांस्ड होता है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल की वजह से अगर पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली उसको मोटिवेशन मिलेगा कि हम पे कुछ हायर अथॉरिटी है। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ ऑनेस्टली काम करते हैं तो कंट्रोलिंग बॉडी उनको अप्रिशिएट करेंगी, ये इसका फ़ायदा होता है, उनको मोटिवेशन मिलता है। डिसिप्लिन, जैसे कहा कि डिसिप्लिन एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। एंड डेलीगेशन मतलब कोई भी जो अथॉरिटीज़ हर एक को जो दी गई है, ठीक है, तो उस तरह से उस अथॉरिटी ने उसी वे से काम करना, अथॉरिटी या पोजीशन के हिसाब से। सो इस तरह से हमने जो अलग अलग फंक्शंस थे वो देखे। अभी कंट्रोलिंग में उन्होंने, जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा था, कंट्रोलिंग में रिपोर्टिंग एंड बजटिंग का भी एक पार्ट आता है कि रिपोर्टिंग में क्या होता है, सपोज़ जो भी हमारी सारी चीज़ें हो चुकी है बिज़नेस प्लान के हिसाब से, जो भी हमारा गोल था, सपोज़ वो अचीव हो गया है, तो उसका रिपोर्टिंग किया जाता है कि हमने किस तरह से अचीव किया, कौन से मेथड्स, कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए, एंड फाइनली उसका आउटकम क्या आया, इसका रिपोर्टिंग, इसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है बजटिंग कि हमें एग्जैक्ट में कितना खर्चा लगा और खर्चे के बदले हमें कितना आउटपुट हुआ, तो इसको हम बोलेंगे बजटिंग, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जैसे हमने अलग अलग जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लिए, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी।